Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in today's class, we are going to understand militant and industrial society, a very important classification of society given by Herbert Spencer. Now this topic is very important. सारे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है and many students find this topic very confusing. So आज हम लोग इसको बहुत ही simplified तरीके से समझेंगे. And those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. So जिन्होंने ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस क्लास का जो PDF है वो यहीं पे मिलेगा. ओके. Now, those of you who are preparing for CUET PG and you are looking for a batch, तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है जुलाई से, तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं. एक चीज़ याद रखना दैट एक बार तुम लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ रिफंड. सो रिफंड नहीं हो पाएगा, तो बहुत ध्यान से सब कुछ देख के तब ज्वाइन करना. अगर कोई भी डाउट होता है तो कोर्स से रिलेटेड मुझसे भी पूछ सकते हो. लास्ट में मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम भी शेयर करती हूँ. ओके. नाउ गाइस, इन टुडेज क्लास आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इस टॉपिक को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझाया जा सके मैंने उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, और अगर समझ में आया है देन ऑल्सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके. देखो, हर्बर्ट स्पेंसर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तुम लोगों को ये याद रखना है कि इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम, दो सिस्टम में इन्होंने सोसाइटी को क्लासीफाई किया था. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम ये सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी क्या है, और ये मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है. तो देखो, ये जो प्राइमरी सिस्टम है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. आज का हमारा जो फोकस है वो सेकेंडरी सिस्टम पे है. ठीक है. इन्होंने पहला जो क्लासीफाई किया था सोसाइटी को वो किया था एवोल्यूशनरी स्टेज और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे. यानी जैसे जैसे हम मूव करते हैं हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरी, हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है. ठीक है. देखो, सबसे पहले सोसाइटी सिंपल होगी, फिर कंपाउंड, फिर डबली कंपाउंड, फिर ट्रिपली कंपाउंड. Right? The first or main method of classifying society is based on how many people are in society and how complex the society becomes by joining with other group. यानी सबसे पहले कैसी सोसाइटी होती थी और धीमे धीमे जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन होने लगते हैं तो कैसे सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है. तो ये वाली बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वाला क्लासिफिकेशन. आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज मिलिटेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ये इन्होंने दिया था इंटरनल रेगुलेशन के बेसिस पे. प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है. दिस सेकंड क्लासिफिकेशन फोकस्ड ऑन हाउ सोसाइटीज आर इंटरनली रेगुलेटेड. ये बात करता है कि कैसे सोसाइटीज इंटरनली रेगुलेटेड होती हैं, यानी अंदर से किस तरीके से रेगुलेट हो रही होती है, सोसाइटी चल रही होती है. राइट. इट इज बेस्ड ऑन हाउ अ सोसाइटी रिलेट्स टू अदर सोसाइटी इन इट्स एनवायरमेंट. एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से कैसे रिलेट करती है, ये सारी बातें इन्होंने सेकेंडरी सिस्टम में की है, जिसमें कि हम बात करते हैं मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की. ठीक है. ही आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरनल रेगुलेशन. सो ये इंटरनल रेगुलेशन आपको जरूर से याद रखना है. पहला क्लासिफिकेशन इनका जो था वो एवोल्यूशनरी स्टेज और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे था, और दूसरा जो इनका था वो था इंटरनल रेगुलेशन के बेसिस पे. ठीक है. Now, Herbert Spencer knew that real societies don't fit perfectly into either of his two classification system. Herbert Spencer ये बात जानते थे कि इनका जो ये क्लासिफिकेशन है मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल वाला, ज़रूरी नहीं है कि सारी सोसाइटीज़ इस क्लासिफिकेशन में फिट हो जाएं. ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना, इन्होंने खुद ही अपने क्लासिफिकेशन के बारे में ऐसा बोल दिया था. हिज कैटेगरीज लाइक मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल आर मॉडल और आइडियल टाइप. जैसे वेबर के आइडियल टाइप्स होते हैं वैसे ही इन्होंने बस आइडियल टाइप्स की तरह हमें ये दो टाइप्स ऑफ सोसाइटी बताए हैं. ठीक है. सबसे पहले तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें गाइस याद रखनी है, बिकॉज मैंने वही चीज़ें ऐड की हैं आज की क्लास में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. नाउ, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर आइडियल टाइप्स. ये याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि ये सोसाइटीज़ रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हों. ठीक है. ज़्यादातर सोसाइटी हमें जो देखने को मिलती है वो क्या होती है, इसका मिक्स होती है दोनों सोसाइटीज़ का. जैसे हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मिलिटेंट भी है, इंडस्ट्रियल भी है. अभी क्या होता है मिलिटेंट इंडस्ट्रियल वो मैं आपको बताऊंगी. देखो, स्पेंसर बिलीव दैट ओवर टाइम सोसाइटीज टेंड टू इवॉल्व फ्रॉम मिलिटेंट टू इंडस्ट्रियल बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. ये चीज़ याद रखना. इन्होंने कहा था कि जो सोसाइटी है वो मिलिटेंट से इंडस्ट्रियल की तरफ जाती है बट किसी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं जाती है. ओके.
He also mentioned a possible third type of future society based on intellectual and aesthetic value. इन्होंने इस पे ज़्यादा बात नहीं की, पर इन्होंने ये ज़रूर बोला कि एक ऐसी फ्यूचर सोसाइटी होगी जहाँ पर इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक वैल्यू ज़्यादा होंगी. आज की सोसाइटी में तुम लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा है, राइट? So I hope these things are clear. Now let us talk about the main topic, that is militant society and industrial society. यहाँ से questions बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा important है guys. I would really suggest कि इसके तुम लोग notes बना लो या PDF मैं दूंगी तो वहाँ से भी पढ़ लेना, okay? क्योंकि यहाँ से question आना पक्का है, especially for CUET PG and NET exam. वहाँ पर ऐसे questions ज़रूर आते हैं. एक question तो इस topic से आना बनता ही है, okay? Now militant society देखो क्या होती है. ऐसी सोसाइटी जहां पर वॉर हो, ठीक है, जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है वॉर के लिए, ओके? जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सस्टेनिंग सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जो आराम से चीज़ों को चला सके, राइट? जैसे प्रोडक्शन, इकोनॉमी, कॉपरेशन. मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता है, आर्मी एंड द नेशन आर ऑलमोस्ट सेम. यहाँ पर आर्मी और नेशन एकदम सेम होते हैं, ठीक है ना. जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि इकोनॉमी डेवलप हो चुकी होती है और डाइवर्स हो चुकी होती है. जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? मिलिटेंट सोसाइटी में सब कुछ रेगुलेटिव सिस्टम होता है, ठीक है, यानी सब कुछ कंट्रोल्ड जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है. बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है. जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें कम कंट्रोल देखने को मिलता है गवर्नमेंट का और डेमोक्रेटिक रूल देखने को हमें मिलता है, ओके? जबकि यहाँ पर हमें अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल देखने को मिलता है, ओके ना. यहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम कम होती है क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, राइट? तो स्ट्रिक्ट रूल्स है, हायरार्की है. बट इंडस्ट्रियल में ऐसा नहीं है. इंडस्ट्रियल में वॉलेंट्री कोऑपरेशन होता है. तुम लोगों को बस अपने दिमाग में जब भी मिलिटेंट सोसाइटी के बारे में सोचो तो वॉर याद रखना है, और इंडस्ट्रियल तो समझ में आ ही रहा है कि इंडस्ट्री की बात हो रही है, या फिर इकोनॉमी, ठीक है? तो इस तरीके से जब चीज़ों को याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को फीचर दिमाग में क्लियर रहेंगे, ओके? नाउ नेक्स्ट देखो, इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट, सोसाइटी कम्स फर्स्ट नॉट द पर्सन. मिलिटेंट में क्या होता है कि सोसाइटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सोसाइटी पहले आती है, बाकी इंसान और पर्सन जो भी हैं वो बाद में आते हैं. इंडस्ट्रियल में ऐसा नहीं है. सोसाइटी एग्जिस्ट करती है लोगों को सर्व करने के लिए, ठीक है, ना कि हम सोसाइटी को सर्व करें, है ना. Now, economic activities exist mainly to serve military. Militant society में क्या होता है कि जो economic activities होती हैं वो military को सर्व कर रही होती हैं. जबकि हमारे यहाँ अभी अगर current situation में देखो तो ऐसा नहीं है. Industrial society में military कम होती है और इंडस्ट्रियल नीड्स को वो सर्व कर रही होती है. जैसे कि आज के टाइम पे अगर मिलिट्री की बात करो तो वो क्या कर रही है, वो हमें सेव कर रही है, राइट? वो हमारी जितना भी बिजनेस है वो क्यों चल पा रहा है, बिकॉज देयर इज मिलिट्री जो कि हमारी सेफ्टी के लिए है, राइट? नाउ warfare helps unite society, create groups and prepare ground for future industrial growth. So warfare यानी जो लड़ाई वगैरह होती थी, वॉर होता था, वो सोसाइटी को यूनाइट करता था, राइट? सो यहाँ पर वॉर जो है वो फंक्शनल होता था क्योंकि वो सोसाइटी को साथ लाता था, ठीक है? जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. पीस, अडेप्टेबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, राइट? स्पेंसर ने यहाँ पर देखो बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वॉर क्या करता है, जो जो फिट नहीं है वो डिस्कार्ड होते जाते हैं ओवर टाइम, राइट? सो वॉर्स बिटवीन सोसाइटी हेल्प्स एवोल्यूशन. इसकी वजह से एवोल्यूशन होता रहता है. जो लोग सर्वाइव नहीं करने लायक हैं वो हटते रहते हैं और जो स्ट्रांग हैं वो बने रहते हैं. जबकि मिलिटेंट सोसाइटी में क्या है, दे आर आइसोलेटेड. इंडस्ट्रियल सोसाइटी इकोनॉमिकली कनेक्टेड विद अदर. जैसे इंडिया की बात अगर हम करें अभी तो इंडिया एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी है, मिलिटेंट सोसाइटी भी है. बट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अगर फीचर देखो तो इंडिया में क्या है, हम एक तरीके से अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है बट हम दूसरों से कनेक्टेड भी हैं, ठीक है? तो यहीं पर स्पेंसर ने ये बात बोली थी कि रियल सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो हमें ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलती है, वहाँ पर मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल का मिक्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है? सो दीज आर ओनली आइडियल टाइप्स. ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ तुम लोगों को एग्जाम्पल मिल जाए, एज इट इज़ सोसाइटी तुम लोगों को देखने को मिल जाए कि एक पूरी सोसाइटी है जो पूरी मिलिटेंट है और एक सोसाइटी है जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल है. सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके? यहीं पे सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं. उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो सिर्फ मिलिटेंट है, राइट?
नाउ ये एक कटआउट है जो मुझे एक बुक से मिला है, तो इसको ज़रूर से रेफ़र करना। जो चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहाँ से ऐसे वर्ड्स को उठा के बन सकता है। देखो, डोमिनेंट फंक्शन ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता है, हमें कॉर्पोरेट डिफेंसिव ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जबकि इंडस्ट्रियल पीसफुल होती है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर कंपलसरी कोऑर्डिनेशन होता है, प्लीज रिमेंबर, सॉरी कोऑपरेशन, जबकि इंडस्ट्रियल में क्या होता है, वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नाउ स्टेट और इंडिविजुअल का अगर रिलेशन देखें तो मिलिटेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है स्टेट के बेनिफिट के लिए, जबकि हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसका जस्ट अपोजिट होता है, स्टेट हमारे बेनिफिट के लिए है, राइट। रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर पब्लिक, बट अभी क्या है, इंडस्ट्रियल में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलते हैं। ओके, ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं गाइस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट की बात करें तो मिलिटेंट में सेंट्रलाइज्ड होता है और इंडस्ट्रियल में डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिलिटेंट में फिक्सिटी ऑफ रैंक होता है, ऑक्यूपेशन, लोकेलिटी, काफ़ी फिक्स होता है सब कुछ, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिसिटी होता है, यानी कि ओपननेस होता है, रैंक चेंज भी हो सकती है, राइट। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कल को वो चेंज भी हो सकते हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी होती है, ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है, हम जो भी बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, बट आज के टाइम में या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऐसा नहीं है, राइट। नाउ देयर आर सम वैल्यूज ऑल्सो, जैसे ये सारी वैल्यूज जो है, पैट्रियोटिज्म, करेज, रेवरेंस, लॉयल्टी, ये सब इंपॉर्टेंट है मिलिटेंट के लिए, जबकि इंडस्ट्रियल में अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सब है। तो गाइस यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स हैं जो तुम लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस टॉपिक इज इनफ फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। अब तुम लोग इसका आंसर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग हर्बर्ट स्पेंसर, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। देखो, स्पेंसर क्लासिफाइड सोसाइटीज एज सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेंसर ने सोसाइटीज को सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऑप्शन बी है, द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिलेशंस वेदर पीसफुल और कॉन्फ्लिक्ट। Militant societies are dominated by sustaining systems and characterized by voluntary cooperation. Industrial societies are dominated by sustaining system. अगर आज का क्लास देख के तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें नेट में भी देखने को मिलेंगे, सीयूईटी, पीजी, गेट, कोई भी सोशियोलॉजी का एग्जाम हो, इसी तरह के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, ये नया तरह का पैटर्न है। ओके, सो let me know in the comment section if you still have doubt, you can always ask me, and इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से देना। ओके, so that's it for today guys, don't forget to subscribe if you are a sociology student, and this is the telegram channel जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, pdf यहीं पे मिलेगी, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी टॉपिक है जो तुम लोग चाहते हो मैं शॉर्ट में बताऊं या पढ़ाऊं, तो तुम लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा द सोशियोलॉजी क्लास का ऐप भी है, तो उसको गूगल प्ले से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, कीप लर्निंग।